हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो 4 मैचेस हुए हैं आज। सबको एक-एक करके टच करेंगे, फिर अपनी क्रिकेट पर आएँगे थोड़ा-सा डिस्कस करने के लिए। पहली चीज़, पहला जो मैच हुआ है आज इम्पोर्टेंट, वो हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो बारिश की वजह से ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह का मैच हुआ था, उस हिसाब से इंडिया ने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया यार। 9 ओवरों में, साढ़े 9 ओवरों में तकरीबन आप समझ लो 97 रन उन्होंने मार दिए। एक आउट था उनका, शुभमन गिल। और बार बार बस यही देखने में आता है कि इन ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है ना, वो उस पाई की यार अब नज़र नहीं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने कोई 5-6 साल अपने 4 बॉलर्स खिलाए हैं, और उसके साथ एक रोटेशन में किसी को भी खिला देते थे। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एडम जम्पा, ये 4 का फॉर्मूला इनका पक्का था। चाहे ये टी20 खेलने जाएं, चाहे ये ओडीआई खेलने जाएं, पूरी दुनिया में कई साल तक इन लोगों ने जो है वो अ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सर्व किया है और कामयाबियां भी दिलाई हैं। लेकिन उस दौरान हो ये गया भाई कि पीछे कोई क्रिकेटर बॉलर नजर नहीं आ रहा। मिचेल स्टार्क जिस लेवल का बॉलर बन गया है, उसका तो 10% नहीं है इनके पास अब बॉलर भाई। 10% भी नहीं है। तो मैं ये देख के बस मुझे सारा सोच रहा था कि आज जो उन्होंने बॉलिंग खिलाई थी, जरा उनके स्टैट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या स्टैट्स हुए बॉलिंग के, खास तौर पे जॉश हेजलवुड 8 के रन रेट से पिटा है। चलो ठीक है, बैटिंग भी अच्छी हो रही थी, सामने अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहा था, और वो सूर्य कुमार यादव भी अच्छा मार रहा था। और उसके बाद जेवियर बार्टलेट, वो भी 8 रन, चलो यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। नेथन एलिस 15 का रन रेट, 15 का इकोनॉमी। मार्कस स्टोइनिस 10, मैथ्यू कॉनिमन 11। भाई ये तो जिम्बाब्वे की तरह पिट रहे हैं। इस बॉलिंग के तो हाथ नहीं आती साउथ अफ्रीका, इंडिया। इंडिया खेलती है स्पेशलिस्ट पर। क्या ऑस्ट्रेलिया ये सोच के खेल रहा है कि हम मारने देंगे और फिर हम भी मारेंगे? ये हो नहीं पाएगा इंडिया के साथ, ठीक है। उनकी तरफ से जो बॉलिंग है ना, उसमें जसप्रीत बुमराह आएगा, उसमें अक्षर पटेल आएगा, उसमें कुलदीप यादव आएगा, वरुण चक्रवर्ती आएगा, ठीक है ना। और फिर एक हर्षित राणा आया, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा वीक लिंक, वैसे तो अच्छा बॉलर है वो, लेकिन चलो कह लो कि कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा वीक लिंक बन सकता है वो। पर उसके अलावा कोई बॉलर तो नहीं मिलेगा आपको जो आपको इजीली मारने देगा। और अगर आप किसी को मार भी लोगे, तो आके आपने उसको, उसने आके आपसे विकेट तो लेनी है दोबारा। अगर आपको एक या दो तीन मार छक्के लग मार भी लिए आपने, तो आपसे विकेट तो लेगा। बड़े पक्के बॉलर हैं भाई उनके। तो ये जो फॉर्मूला है ना कि जी हमें मार लो फिर हम तुम्हें मारेंगे, ये फॉर्मूला नहीं चल पाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया का। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये देख के डर लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया संभाल पाएगी। ये वो ऑस्ट्रेलिया रही ही नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया हम देखने के आदी हैं। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये दूर दूर तक। और मैंने पहले भी कहा था कि नेथन एलिस हमेशा से एक वीक लिंक रहा है इनकी बॉलिंग में, और ओडीआई में भी बहुत पिटा था ये। ओडीआई भी खिलाया है इसको। इसको कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग का मेन हिस्सा समझ रही है ऑस्ट्रेलिया। ये मेरे लिए हैरत की बात है। चलो मैं यहाँ मानता हूँ कि टी20 तो उसका फॉर्मेट है, वो यहाँ पे ही परफॉर्म करता रहा है सारी जिंदगी, तो यहाँ पे शायद ज्यादा चांस देंगे उसको। बैकअप में जो इनके बॉलर बैठा हुआ है, ये गए कैसे हैं? ये गए हैं एक स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर और बाकी ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में कौन कौन आ रहा है? मार्कस स्टोइनिस, इतना मारा है उसको इंडिया के बॉलरों ने। उसके बाद अगला जो ऑलराउंडर है जिसको ये बॉल दे सकते हैं, वो है मैथ्यू शॉट, वो भी पिटेगा। और तीसरा है मिच ओवन, मीडियम फास्ट, वो भी पिटेगा। तो ये 3 अपनी ऑलराउंड ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं, एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलर कौन है? नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड और आ, आपका जेवियर बार्टलेट। अब जेवियर बार्टलेट मुझे यार ठीक ठाक बॉलर लगता है, मतलब है कि थोड़ा सा खेलेगा तो डेवलप हो जाएगा। वो कोई इतना हल्का बॉलर नहीं है। विराट कोहली को खा गया था भाई पिछले मैच में। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग कर चुका है ये। तो ये इतना हल्का बॉलर नहीं है। अ, तो मुझे जॉश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट तो हटते हुए नजर नहीं आते।
फिर इनका जो पीछे फास्ट बॉलर एक बैठा हुआ है शॉन एबर्ट, जिसको आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ बैटिंग भी कर लेता है और तेज बॉलर है, 138 तक बॉल निकाल लेता है वो, इनसे तो तेज है नेथन एलिस वगैरह से। तो अब जेवियर बार्टलेट, जॉश हेजलवुड और उसके साथ क्या नेथन एलिस को हटा के शॉन एबर्ट को लाएंगे, क्योंकि इनको पेस चाहिए थोड़ा। मुझे नहीं लगता लाएंगे वो। मैं यूं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेथन एलिस के पास कुछ ऐसे बॉल्स हैं जैसे स्लोअर डिलीवरी और ये सारे चेंज ऑफ पेस, ये कुछ बॉल्स हैं जो कि T20 में काम करते हैं, और इन पे किसी तरह से ना ऑस्ट्रेलिया बड़ा रिलाई कर रहा है यार। और वो कैसे रिलाई कर रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब जब उसको मौका दिया पिट तो रहा है वो। और चलो ठीक है, आप 7-8 रन से भी पिट जाते हो, T20 में पिट जाना 7 या 8, 8.5 का भी इकोनॉमी नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा इकोनॉमी नहीं होता। लेकिन 15 रन, 10 रन, 12 रन, ये तो भाई ऐसे पिटता है। तो ये जो इकोनॉमी है ना इसकी, मुझे तो घबराहट होती है कि ये तो बड़ा चांस दे देगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे जसप्रीत बुमराह का बॉल हिलता है, मिचेल मार्श खुद से खुद नहीं खिलाया जाता जसप्रीत बुमराह। अभी तो बॉलिंग नहीं आई, बैटिंग नहीं आई ना, वरना ये पता चलता है कि जसप्रीत बुमराह को, बाकी तो छोड़ो, कप्तान खुद कैसा खेल रहा है, बाकी वो तो छोड़ो। तो क्योंकि इनके बाकी भी जो प्लेयर हैं उनकी कोई टेक्निक पूरी नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है, वो मारने वाले प्लेयर हैं। टिम डेविड को ले लो, और बाकी जितने भी इनके बैट्समैन हैं, मैथ्यू शॉर्ट को ले लो, और आपका, हाँ, एक इन्होंने अच्छा टेक्निकल बैट्समैन लिया, जॉश इंग्लिस, उसको उन्होंने लिया है विकेट कीपर बैटर, ठीक है। और जॉर्ज फिलिपी को ऐड किया है इन्होंने लोअर डाउन दी ऑर्डर। तो बॉल बैटिंग मुझे ठीक लग रही है इनकी, बैटिंग हमेशा से ही ठीक लग रहती है इनकी। लेकिन बॉलिंग तो यार, ये तो जिम्बाब्वे की भी बॉलिंग नहीं होती है ऐसी जैसी इनकी बॉलिंग है, सिवाय एक जॉर्ज हेजलवुड के नजर ही कोई नहीं आ रहा। चलो मुझे ऐसा लग रहा है मैथ्यू कुनिमन की जगह शायद आप उसे, क्या नाम है, एडम जैम्पा को ले आओगे, तो एडम जैम्पा, जॉर्ज हेजलवुड, जेवियर बार्टलेट, ये 3 तक ठीक है। फिर नेथन एलिस है 4, और फिर आपके 3 ऑलराउंडर जो भी आप जिनको आप ओवर देते हो, मैच ओवन हो गया, मार्कस स्टोइनस हो गया, या मैथ्यू शॉर्ट हो गया, या मे बी शायद ट्रेविस हेड को भी दे दें। वो तो ये 4 ऑप्शन से खेलने हैं, और बाकी 4 इन्होंने पूरे खिलाए हैं। अब इसमें क्या शॉन एबर्ट आएगा नेथन एलिस की जगह, ये अगले मैच के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि अगले मैच में भी अगर नेथन एलिस पिटा ना, तो उसको बदलना पड़ जाएगा, इसको चेंज करना पड़ जाएगा। अच्छा, आज एक चीज जो नेथन एलिस ने अच्छी करी वो ये कि ये अभिषेक शर्मा को खा गया, क्योंकि इंडिया का सबसे गन प्लेयर है, उसको ये खा गया अपनी स्लो बॉल से। और ये कुछ स्लो बॉल पे, जैसे कहते हैं ना कि हर जिन की ताकत जो है वो एक किसी चीज में होती है, अगर वो चीज पकड़ लो तो जिन काबू आ जाता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभिषेक शर्मा की एक वीकनेस थोड़ी सी अगर मिली है, मैं नहीं कह रहा वो ओवरकम नहीं करेगा, और शायद ऐसे भी कर जाए ओवरकम, लेकिन शायद अगर कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, अब तो वो ये नजर आ रही है कि अपना बल्ला क्योंकि बहुत तेज रहता है, अगर हार्ड लेंथ से उसे स्लो बॉल कर दो तो वहां पे कहीं ना कहीं चांस है वो बीट हो जाता है, और वहां पे वो विकेट दे देता है, क्योंकि उसका बल्ला एरियली चलता है, हवा में ही जाता है, वो नीचे तो खेलता नहीं है। मैंने तो ड्राइव नीचे खेलते हुए देखा नहीं उसे कभी, तो क्योंकि हवा में खेलता है, हवा में खेलना नेचुरल है। अगर हवा में खेलने वाले प्लेयर को पेस अगर चेंज हो जाए तो उसकी टाइमिंग तो आउट होगी। तो इस जिन की जो जान है ना वो स्लो बॉल में है, अगर स्लो बॉल सही कर दो तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन आई होप, क्योंकि बैट्समैन, इंडिया के बैट्समैनों में एक कल्चर रहा है शुरू से कि वो अपने आप को बतदरीज, यू नो, विद टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आई थिंक कि वो डेफिनेटली इस पे भी काम करेगा और बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये वीकनेस दुनिया देख लेगी तो वो हमारे प्लेयरों की तरह सारी जिंदगी उसी बॉल पे आउट होता रहेगा। आई एम श्योर वो उसको ओवरकम करेगा। तो खैर बहरहाल बड़ा ही अजीब सा बंद हो गया मैच, अच्छा जा रहा था यार, बारिश बिला वजह ही हो जाती है यहाँ पर। अब अगला मैच जो है वो इनका परसों है, तो वो मैच देखते हैं फिर वो कैसा शेप अप करता है। आ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा होगा मैच, फ्राइडे को होगा मेरे हिसाब से। तो उनका भी मैच है और हमारा भी मैच है फ्राइडे को। इनका मैच 1:15 बजे शुरू होगा, हमारा मैच शाम में 8 बजे शुरू होगा। तो दोनों मैच एक साथ होंगे। फ्राइडे का दिन बड़ा एक्शन पैक्ड जाने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है फ्राइडे के दिन। तो खैर बहरहाल ये तो ये एक मैच हो गया।
और मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहूँगा, भाई बचो, आप बचो, अपने आप को ज़्यादा शेर ना समझना। सेकंड ओडीआई, सेकंड T20 में आपकी बचत नहीं है, बच जाओ इस तरीके से, अपने आप को बचा लो, ठीक है ना। और दूसरा जो इनका मैच होने जा रहा है वो एमसीजी में होने जा रहा है। तो एमसीजी में तो बॉल घूमता है, तो ये कोई ऐसा बॉलर खिलाएंगे जिसका बॉल जो है वो स्विंग करता है। जेवियर बार्टलेट का बॉल करता है, जॉश हेजलवुड हो गया, ठीक है। फिर नेदरलैंड्स आएगा स्लो बॉल करने वाला, स्लो बॉलर चलता है मैं एमसीजी में, मुझे नहीं पता, देखते हैं भाई। शॉन एबर्ट शायद अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अब देखते हैं कि वो किस ऑप्शन पे जाते हैं। खैर बहरहाल, ये हो गया इंडिया का डिस्कशन। उसके बाद आते हैं, परसों बड़ा मजा आएगा वैसे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक मैच जो कि हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। ये पहले से जो है न्यूजीलैंड एक मैच जीत चुका है ओडीआई इनका। भाई इंडिया को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा न्यूजीलैंड में कुछ भी। उनकी जो पिचेस है ना न्यूजीलैंड की, एक तो पहली बात ये भी सच है कि बहुत मुश्किल होती है। दूसरी ये है कि वो कंडीशंस बहुत मुश्किल है यार। और दूसरी बात ये कि जब ठंड के टाइम पे, विंटर्स जब एंटर हो रहे होते हैं और उस टाइम न्यूजीलैंड में सीरीज आती है, यार ये इजी नहीं होती, बहुत मुश्किल सीरीज होती है। और इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा होता है यार, कौन खेलेगा यहाँ इनकी वजह पे। और मैंने दोनों इनिंग्स देखी, इंग्लैंड से तो खेला ही नहीं गया, ठीक है। और ये इंग्लैंड को ऐसे बच्चों की तरह आउट कर रहे थे, रन थ्रू कर गए यार। 175 पे इनको खत्म किया, 50 ओवर के मैच में 175 पे खत्म। और उसके बाद जब बैटिंग में आए हैं तो 5 आउट पे चेस भी मार दिया। और कितने ओवर में चेस किया है? 33 ओवर में। नहीं, कोई मैच नहीं बनने दिया उन्होंने भाई, लगने नहीं दिया कोई मैच भी हुआ है। मतलब ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी टीम से बहुत छोटी टीम खेल रही है, इस तरह लगा कि वो अपनी कंडीशंस जानते थे। और इंग्लैंड को समझ ही नहीं आया भाई। पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था, इंग्लैंड को समझ में नहीं आया हमारे साथ हुआ क्या। तो इस पूरी सीरीज में ऐसा ही मामला जा रहा है कि इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है ओडीआई में। खैर भारत, अच्छा मैच हुआ। रचिन रविंद्र ने और डैरेन मिचेल ने स्कोर किया। केन विलियमसन भी खेल रहा था, ये भी एक न्यूज थी वैसे। तो केन विलियमसन ने भी थोड़ा सा रन किया, और उनकी साइड से हैरी ब्रुक वगैरह ने थोड़े बहुत रन किए थे। और बाकी कोई ऐसा खास नहीं, जेमी ओवर्टन ने किए थे रन, बाकी कोई ऐसी बैटिंग खास नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए। तो ये इनका मैच हो गया। अच्छा, तो न्यूजीलैंड जो है वो 2-0 से लीड कर रही है ओडीआई सीरीज। उसके बाद फिर आ जाओ एक और मैच जो मेरे हिसाब से कॉमेडी मैच था वो था बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। दोनों टीमें जो है ना वो मैच हारने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वाली जीतने नहीं दे रही थी, उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि यार आप हारो, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं हार सकते हम हारेंगे। तो इस तरह का गेम हो रहा था उनका। वेस्ट इंडीज कैचेस पे कैचेस छोड़े जा रहा है, बांग्लादेश कैच दे रहा है, बोला भाई ये लो कैच ले लो, हम हारने को तैयार हैं। वेस्ट इंडीज के हाथ में कैच आता है, वो छोड़ देते हैं, बोला नहीं हम तो नहीं हारने देंगे आपको। तो ऐसा मैच हो रहा था, दो बहुत ही हल्की टीमें हैं यार ये। वेस्ट इंडीज की एक चीज बताता हूँ जिससे आपको पाकिस्तान की और वेस्ट इंडीज की सिमिलैरिटी नजर आएगी, और इससे ये भी खतरा समझ में आता है कि हम कहाँ खड़े हो गए हैं आके, किस सफ में आगे खड़े हो गए, इसको भी समझ लेना जरा। तो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी, 149 रन बनाए, ठीक है। 106 पे इनके 2 आउट हुए थे, ठीक है ना। पहली बॉल पे पहले रन पे पहला आउट हो गया था, उसके बाद 106 पे इनके 2 आउट हुए। 11.2 ओवर में 106 पे 2 आउट, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 106 पर ही 3 आउट, 12 रन, 6 रन बाद 112 पे 4 आउट, 117 पे 5 आउट, 118 पे 6 आउट। 106 से 118, 12 रन के अंदर इन्होंने 4 विकेटें संभाली। एक तो एथनेज आउट हुआ, फिर उसके बाद रदरफोर्ड, फिर उसके बाद होप, उसके बाद पावल, रोमन पावल। और ये अच्छे प्लेयर्स हैं। रोमन पावल को बच्चा नहीं है, आईपीएल खेलता है भाई। आईपीएल नहीं खेलता तो हमारे पास खेलता है एज ए पीएसएल, कहीं से भी हल्का प्लेयर नहीं है, ठीक है। शे होप अच्छा खेल रहा था, वो भी आउट हो गया। तो 4 विकेटें जो इनकी गई हैं, ये 11 ओवर में 106 पे खड़े थे। प्रीटी मच जैसे हमारा एशिया कप का फाइनल हुआ था, हम 11 ओवर में 89 90 पे खड़े थे, ठीक है ना। 2 आउट 106 पे और 149 पे पूरी टीम आउट निकल गई, समझ रहे हो आप। यानी
45 रन के अंदर 8 विकेटें देके निकल गया। हमने जरा और अच्छा किया था, हम 39 रन पे 9 विकेटें देके चले गए थे, हम जरा ज्यादा स्पेशल है, हमने जरा स्पेशल काम किया था। तो हमने 8-9 विकेटें दी, हमने 9 विकेटें दी, इन्होंने 8 विकेटें दे दी 40 रन के अंदर। तो कैसे हो सकता है कि एक टीम 106 पे 11 ओवर में खड़ी हो और उनके 2 आउट हो? कोई भी सोचेगा कि यार 45 बॉलें रहती हैं तो यहाँ पे 70 स्कोर और तो लगेगा, 170 180 तो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं थी। चलो 170 नहीं तो 160 तो जाता ही जाता है। 149 पे पैक, पूरी टीम पैक, और हुए भी ऑल आउट। ऑल आउट, ओवर नहीं पूरे खेले इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने, अच्छा नहीं सॉरी, ऑल आउट नहीं थे, 9 आउट हुए थे, 1 विकेट रहती थी। और 14 रन से जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया है तो मैंने कहा ना, इनका एक ही बैट्समैन है, उसका नाम है सैफ हसन। सैफ हसन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये सैफ हसन जब आउट हुआ उसके बाद बस चुटपुट खेलते चले गए ये, और 135 पे निकल के 14 रन से मैच इन्होंने भी लगा दिया। तो आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया वो नो रिजल्ट पे गया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच में न्यूजीलैंड जीता ओडीआई। और आज इनके बीच में जो T20 हुआ था वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच में, वो वेस्ट इंडीज जीत गया। और दोनों टीमें यार बहुत ही बुरी टीम है, अल्लाह की कसम, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश यार। मतलब है कि दोनों ऐसा लग रहा होता है हारने के लिए खेल रहे हैं, जीतते जीतते उसके बाद इनको होता है कि यार हम हार जाएं। दूसरा कोशिश करता है हारने की, कहता है नहीं आप नहीं हारोगे, हम हारेंगे, आप नहीं हार सकते। इस तरह का उनका गेम होता है। कैचेस छोड़ रहे हैं, मिस फील्ड कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके के इनके रिजल्ट होते हैं, समझ से बाहर है। खैर बहरहाल ये हो गया। उसके बाद एक मैच जो है वो अफगानिस्तान और उसका जिम्बाब्वे का भी हुआ, वो अफगानिस्तान ने जीत लिया, 53 रन से जीते। ये ओडीआई सीरीज है तो, सॉरी T20 है, तो T20 में जो है ये 180 रन लगाए इन्होंने, 6 रन, 6 विकेटें देके, और दूसरी टीम जो है 127 पे ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे हल्की टीम है यार, जिम्बाब्वे को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। कोई दमखम अभी भी फिलहाल नहीं आया है, बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो अभी भी फिलहाल बहुत गैप है। और अफगानिस्तान ऑब्वियसली बेहतर हो गई है T20 की टीम, जब उनको हार्ड ट्रैक्स मिलते हैं तो वो और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग तो अच्छी है ही उनकी। तो ये है सारा हिसाब, तो अफगानिस्तान ने वहाँ पे अच्छा खेला। अब आ जाओ हमारे पाकिस्तान के मामला पे। पाकिस्तान में एक न्यूज़ अभी सर्कुलेट हो रही है आजकल, वो ये है कि जी रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, और उसने वजाहत मांगी कि मुझे जो है वो कप्तानी से क्यों हटाया, वाइट बॉल क्रिकेट की और स्पेशली ओडीआई क्रिकेट की कप्तानी से क्यों हटाया। तो रिजवान ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, ठीक है। और मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवायत है कि आमतौर पे जो कप्तान होते हैं ना, जब उन्हें हटाया जाता है, और हटाया ऐसे ज़्यादा जलील करके, तो कप्तान कभी सवाल नहीं करता। ये चीज़ हमें एज अ फैन बुरी लगती है कि एक कप्तान पाकिस्तान का लीडर है, उसके पीछे आवाम खड़ी होती है, आवाम उसको बैक करती है, लेकिन वो खुद ही नहीं खड़ा होता। तो हमें भी ये बुरा लगता है। लास्ट टाइम जब 2019 में सरफराज को हटाया गया था और बाबर आजम को ऑल ऑफ अ सडन लाया गया था, तो रीजन क्या बना था जी? रीजन ये बना था कि जी एक T20 सीरीज हार गए थे घर में, एक T20 सीरीज, अभी तो हारे ही जा रहे हैं, अभी तो बचता ही कुछ नहीं है। तो लेकिन उस वक्त जो है वो एक T20 सीरीज हारे सरफराज के अंदर, तो सारी उसकी जो है वो चीज़ें भूल गए और उसको सैक कर दिया, और पूरी मैनेजमेंट बदल दी, बाबर आजम कप्तान आ गए, बिल्कुल ही उठा के स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो उस वक्त सरफराज ने ये सवाल नहीं किया कि यार मुझे क्यों हटाया जा रहा है, गलत किया, करना चाहिए था। रिजवान ने ये हिम्मत करी है कि जी मैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा, और मुझे बताया जाए, वजाहत दी जाए कि मुझे क्यों हटाया होगी इस कप्तानी से। पहली बात तो ये है कि हाँ जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप आते हो एज ए प्लेयर, तो आपको एक तनख्वाह मिलती है, और जो कि बड़ी मोटी तनख्वाह होती है, कैटेगरीज के हिसाब से होती है, लेकिन अच्छी तनख्वाह होती है।
ठीक है ना, वो तनख्वाह छोड़ देना इटसेल्फ एक बड़ा ब्रेव मूव है। ठीक है, लेकिन ये है कि अब रिजवान ने ये चीज देखनी है कि इससे है क्या, हासिल क्या है, क्या पीसीबी को कन्फ्रंट करके वो अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा पाएगा? तो उसका जवाब तो है नो। जब कन्फ्रंट करोगे तो आपको और दीवार से लगाया जाएगा। हमारे यहाँ तो बड़ा गंदा ट्रेंड है ना, पर्सनल हो जाता है, तो उसको, उसी क्रिकेट को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि वो फिर अगर इतना ब्रेव हो के इस चीज को सामने ले ही आया है, तो फिर इसको प्रॉपरली फाइट करे, वहां में लेकर आए, मीडिया में आके बात कर ले, बताया कि जी क्या रीजन बना, मैं तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया था, और सबसे बड़े, ये देखो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े वेन्यूज ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की जो हार थी वो उसके फैसले ही नहीं थे, वो तो पीछे से जो फैसले दिए जा रहे हैं, देने वाला जो है ना वो वहीं का वहीं है, और जो बंदा था जिसको दिया गया था वो सैक हो गया। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादती हुई, हमें जो टीम दी गई, बाबर को बिला वजह फोर्स करके ओपनर बनाया गया, स्पिनर नहीं दिया गया। साउथ, जिस चैंपियंस ट्रॉफी में लोग दो दो तीन तीन स्पिनर कैरी कर रहे थे, वहां हमने एक स्पिनर नहीं गिराया, खुशदिल शाह को बस ले लिया, बाकी तीन फास्ट बॉलर ले गए। तो गलती, गलत सिलेक्शन हुई थी, गलत चीजें हुई थी, उस पे रिजवान ने कुछ नहीं बोला। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर अगर आपने इतना ब्रेव स्टेप ले लिया है कि आपने ये बात, आप कह रहे हो कि जी हम नहीं साइन करेंगे, तो यार फिर मीडिया पे आके जो है ना, तो एक दफा क्लियर भी करो कि यार चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मामला हुआ था, क्यों हारे थे, इन चीजों को क्लियर करो। कप्तानी का प्रॉब्लम अगर है, कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, और क्लियर करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हुआ। जब जब ले ही लिया है बोल्ड स्टेप, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक फिर आओ। ठीक है ना, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन फिर ये कि अपने केस को प्रॉपरली फाइट कर लो यार, फिर ताकि ये एक दफा लॉजिकल कंक्लूजन पे ये मामला जाए। तो वरना फिर क्या होगा कि आपने जो हिम्मत करी है, अगर आपने यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा दिया, तो कल को यही चीज किसी और के साथ भी हो जाएगी, और किसी भी और शेयर हो जाएगा कि जी हम तो करेंगे, हम नहीं बताएंगे, आपने जाके दुनिया फतेह कर ली, और हमने आपको अगले दिन जो कप्तानी से उतार दिया, क्योंकि हम तो बदमाश है भाई, हम बड़े बदमाश हैं। तो ये चीज जो है, इसको किसी न किसी ने कभी तो कन्फ्रंट करनी है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से कप्तान हटाते हैं, हम कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते ना, कोई कोई तरीका नहीं है कप्तान हटाने का। हटाने में प्रॉब्लम नहीं है, हटते हैं कप्तान, मैचेस हारो, विराट कोहली हटा था इंडिया में, हट गया, तो उसका तरीका है, उसको बताया गया, उसने खुद जो है रिजाइन डाला, बातचीत भी हुई होगी डेफिनेटली। तरीका होता है हर चीज को डील करने का ना, तरीका हम तरीके से कभी चले नहीं, और हमें कभी चलाया भी नहीं गया तरीके से ना। तो इस चीज को अब जब ले ही आए हो ना मीडिया में, तो फिर प्रॉपरली लेकर आओ, जरा सामने करो इन चीजों को, और फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बातों में सदाकत हुई और सच्चाई हुई, तो हमारी आवाम जो है वो आपके पीछे खड़ी होगी भाई, डेफिनेटली खड़ी होगी। और इतने बुरे प्लेयर नहीं हो आपके, आपको नहीं सुना जाएगा, आपको आवाम सुनेगी। तो आओ अपना केस जो है वो रखो मीडिया के अंदर, और फिर देखो, लड़ाई होगी, फाइट है, फिर फाइट फाइट की तरह होती है, उसको लड़ना पड़ेगा आपको। खैर बहरहाल मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीजें सुलह से हल हो। मैं लड़ने को कह नहीं रहा हूँ, मजबूर वो नहीं कर रहा हूँ, उकसा नहीं रहा कि कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब ज्यादती है तो फिर ज्यादती पे बोलना जरूरी होता है। अगर आपको लगता है ज्यादती हुई है तो उस पर बोलो, सरफराज की तरह चुप नहीं रहो। ठीक है ना, और अगर नहीं बोलोगे तो याद रख लेना, अगली दफा भी ये होगा, उसके बाद भी ये होगा, और ये होता रहेगा, फिर ये कभी रुकेगा नहीं। तो जब ज्यादतियां होती हैं तो उस पर बोलना सीखो। जब आप लोग चुप होते हो तो उससे फिर हमें भी एज अ फैन ये चीज रियलाइज होती है कि यार आप लोग तो खुद कॉम्प्रोमाइज हो, सरफराज की तरह, कि ज्यादती भी हो रही है फिर चुप करके भी बैठे हैं। तो ये ना करो फिर। अच्छा भारत, इसके अलावा हमारा अगला मैच जो है वो परसों है, फ्राइडे को 8 बजे, और वो है गद्दाफी स्टेडियम में।
बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं जी बाबर आजम को ओपन पे डाल दो। नहीं भैया, बाबर आजम ओपन नहीं बनता। हमने बाबर आजम को नहीं चलाना, हमने पाकिस्तान टीम को चलाना है। और पाकिस्तान टीम में अगर हमारा बेस्ट बैटर कहीं खेलेगा तो वो वन डाउन ही खेलता है। बेस्ट बैटर ओपनर नहीं आ सकता। बेस्ट बैटर अगर ओपनर आया और आउट हो गया तो नीचे कौन संभालेगा? दुनिया में बेस्ट बैटर हमेशा वन डाउन टू डाउन आते हैं, ठीक है, ताकि अपनी टीम को होल्ड करते हैं। तो आपका जो बेस्ट बैटर है उसे बीच में आना पड़ेगा। और वन डाउन बिल्कुल सही नंबर है। और बाबर आजम ने अगर डिलीवर करना है तो ये नखरे के जी मुझे यहाँ कर दो, मुझे उस पर कर दो, वरना मेरे से यहाँ बैटिंग नहीं होगी। अभी मैं एक शो पे सुन रहा था, सिकंदर बख्त का एक शो था। वो क्या कह रहे थे, वो कहते कि जी बाबर आजम से तो 4-5 ओवर के बाद बैटिंग ही नहीं हो रही है, पावर प्ले के बाद बैटिंग ही नहीं हो रही है। आप एटलीस्ट अगर बाबर को खिला रहे हो तो उसका यूज कर लो ओपनर में। क्या मुझे एक बात बताओ, एक प्लेयर अगर 5-6 ओवर के बाद या 7-8 ओवर के बाद बैटिंग नहीं कर सकता तो उसे टीम में रखा क्यों है? निकाल दो उसे। सिर्फ शुरू के 6 ओवर खेलने के लिए बाबर आजम चाहिए आपको, फिर आप उसे नंबर वन प्लेयर भी कह रहे हो अपना? यार ये ड्रामेबाजियां ना करो। या तो नंबर वन प्लेयर है तो फिर खेले ना, कहीं जहां उसको भेजा जाएगा वो वहां खेलेगा। अभी आज मैं देख रहा था वेस्ट इंडीज का मैच था यार, वेस्ट इंडीज को इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन खुदा की कसम जाके तरह शे होप की शॉट्स देखो, आप बाबर आजम को भूल जाओगे यार, बाबर आजम को थूकोगे भी नहीं आप। शे होप ऐसा प्लेयर है, उसके बाद पूरे शॉट्स हैं। वो तो एक कल्चर ऐसा बन गया उनका, मार धाड़ का, उसमें बेचारा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कभी कभी तेज खेलने में। वरना बाबर आजम से कई गुना बेहतर प्लेयर है शे होप। उसके पास स्ट्राइक भी है, उसके बाद डिफेंस भी है, उसके पास स्ट्राइक रोटेशन भी है, उसके पास ड्राइव्स भी हैं, उसके पास ग्लांस भी है, उसके पास सब है, पूरा प्लेयर है। और उसके शॉट्स इतने जबरदस्त लग रहे थे। बाबर आजम का कल का शॉट उठाओ और आज जरा हाईलाइट में शेहोप को देख लेना भाई, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए, पता चल जाए कि बैटिंग क्लास बोलते किस चीज में है। एक हल्की टीम जो ओडीआई के लिए क्वालिफाई नहीं करती, उसका शे होप जो बैट्समैन है वो हमारी टीम के 11 के 11 प्लेयरों में से बेहतर है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं जी बाबर आजम को ऊपर खिला दो, क्योंकि बेचारे से 7 नंबर के बाद बैटिंग नहीं होगी। अब इतना बेचारा है तो टीम से बाहर करो भाई उसे। और अगर अच्छा खेलता है तो फिर उससे बोलो भाई हम आपके ऊपर वो जिम्मेदारी डालेंगे जो सबसे अच्छे बैटर पे डाली जाती है, और वो है मिडिल ओवर्स। 7-8 ओवर के बाद हमें प्रॉब्लम वहाँ है। आओ अपना बेस्ट बैट्समैन हो ना, आके वहां पर अपने बेस्ट बैट्समैनशिप दिखाओ। अपनी बेस्ट बैट्समैनशिप वहां दिखानी है जहां पर आउट हो जाओ तो प्रेशर टीम पे आ जाए। ऊपर बंदा आउट होगा, टीम पे प्रेशर आएगा, वो प्रेशर आपने लेना है। आप क्योंकि बेस्ट बैट्समैन हो ना, प्रेशर लो। तो बेस्ट प्रेशर तो आप ही पे मारा जाएगा अगर आप टीम के अंदर हो। और अगर टीम में आप बेस्ट प्रेशर नहीं ले सकते तो बेस्ट बैट्समैन नहीं हो, या फिर टीम से निकल जाओ। क्योंकि मिडिल ओवर में आपकी आपकी जगह अगर बनती है तो मिडिल ओवर में बनती है, वरना आप T20 की प्रोडक्ट ही नहीं हो भाई, साफ सी बात है। ऊपर आगे सिर्फ 2 चौके कराओगे क्या और बस यूं तालियां लपेट के ले जाओगे? इसलिए रखा हुआ आपको टीम में। हमें ऊपर बैशर्स चाहिए, गन प्लेयर्स चाहिए। साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो फखर जमान आएगा, आपकी जगह नहीं बनती, ठीक है ना। खेलोगे तो भाई वन डाउन ही खेलोगे। खैर बस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।